नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जीके देखने वाले हैं और यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह 5 से 6 बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 10 से 20 बार भी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कराए हैं और साथ में मैं इसके स्टैटिक जीके भी कराऊंगा हर क्वेश्चन से रिलेटेड। और दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप वीडियो को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखें तो वर्ष 1906 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया था और 1885 में कांग्रेस का बॉम्बे सत्र इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र था और दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखें तो गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे जुड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था। इस समझौते पर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते की प्रस्तावित शर्तें अगर हम देखें तो वो क्या थीं? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी, नमक पर लगने वाले कर को हटाना, भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना और नमक सत्याग्रह को वापस लेना। इसी के साथ अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन 1920 गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति। रूलेट एक्ट 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था और गांधी जी ने इस अधिनियम को काला अधिनियम कहा था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट के दौरान ब्रिटिश वायसराय थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और उन्होंने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। बात करें अगर सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं और वह 1925 में कानपुर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थीं। अगला प्रश्न देखें तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के दौरान और फिर 1765 से 1767 के दौरान बंगाल के गवर्नर थे और भारत में द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी और इसे 1772 तक जारी रखा गया था। इस प्रणाली के तहत बंगाल के प्रशासन को दीवानी और निजामत में बांटा गया था। और इसी के साथ अगर हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर हैं जिन पर भारत में ब्रिटिश सरकार ने महाभियोग चलाया था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया था। स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं की प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखें, किसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। यह मैंने अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न देखें तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साबरमती से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा
गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, जिसे 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और यह दांडी में 5 अप्रैल 1930 तक चला था। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। यह अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था और नमक पर ब्रिटिश राज द्वारा लगाए गए कर के खिलाफ था। अगला प्रश्न देखें तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत संगठन आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राजा राममोहन राय ने कोलकाता में वर्ष 1814 में बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में एक अग्रदूत संगठन आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यह एक दार्शनिक चर्चा चक्र था जहां बहस और चर्चाएं आयोजित की गई थी, जिससे सामाजिक सुधारों के लिए विचार सामने आए थे। अगला प्रश्न देखें तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल किस वर्ष बने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1773 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में पहला गवर्नर जनरल बंगाल का 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बना था और इन्होंने 1772 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। और उन्होंने शासन की दोहरी प्रणाली को भी समाप्त कर दिया था और उन्होंने 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसी के साथ अगर हम देखें तो भारत में यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। और ब्रिटिश भारत के पहले आधिकारिक गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम पेंटिक। भारत डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हीं को सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। उन्हें मई 1820 में मद्रास के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में लागू की गई थी और इसे भूमि राजस्व प्रणाली के तौर पर जाना जाता है। इस व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाता था और वे सीधे कंपनी को भू राजस्व देते थे और भू राजस्व का निर्धारण जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इसके बाद इसे बॉम्बे, असम के कुछ हिस्सों और ब्रिटिश भारत के कुर्ग प्रांत में भी लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो 1942 के कृषि प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा तो कौन सा कथन सही है? तो भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और एक भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित भारतीय समाचार पत्रों में से किसे लाइसेंसिंग विनियमन अधिनियम 1823 के कारण अपना प्रकाशन रोकना पड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिरात उल अखबार को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो लाइसेंसिंग विनियम अधिनियम 1823 के तहत इन नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के प्रेस शुरू करना या उसका उपयोग करना एक दंडनीय अपराध था और मिरात उल अखबार 1823 राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित पहली फारसी पत्रिका थी। अगला प्रश्न देखें तो गांधी जी द्वारा किस हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चोरा चोरी कांड के बाद। अगला प्रश्न देखें तो महात्मा गांधी ने अछूतों के उत्थान के लिए अपने कार्य के लिए किसे गुरु की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल शर्मा को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1925 में सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में अछूतों के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हरिजनों को राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया था। महात्मा गांधी ने इस कार्य के लिए सुंदरलाल शर्मा को गुरु की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी समूह नौजवान भारत सभा के सक्रिय सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्गावती देवी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो दुर्गावती देवी भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से लगी हुई थी और वह क्रांतिकारी समूह नौजवान भारत सभा की सक्रिय सदस्य भी थीं। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह जी के द्वारा 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से
कौन सा लोगों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा नहीं था? तो शिमला सम्मेलन की विफलता। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना जून 1945 में हुई थी, इसलिए इसकी विफलता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों के आक्रोश का सही कारण नहीं था। और भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता थी। अगला प्रश्न देखें तो लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए 1916 में। अगला प्रश्न देखें तो वर्ष 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गया था। इसी को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। और 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अगला प्रश्न देखें तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखें तो महात्मा गांधी को केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, निम्नलिखित में से किस सत्र में ऐसा हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बेलगाम सत्र 1924 की बात करें तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था और यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र सत्र था। अमृतसर अधिवेशन 1919, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929, इसमें भी अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और लखनऊ अधिवेशन 1936 में भी अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रवादी संगठन पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1870 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे ने सरकार के प्रति लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए की थी। और पूना सार्वजनिक सभा 1870 में पुणे में स्थापित एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है। अगला प्रश्न देखें तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया था और आंदोलन में भारत के लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और बदरुद्दीन तैयब जी के बाद रहीमतुल्ला एम सयानी अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले दूसरे मुस्लिम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ में अपनी राइफलें फायर करने का आदेश दिया था और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नागरिक दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। इसमें कम से कम 379 लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। अगला प्रश्न देखें तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 से 11 जनवरी 1966 तक एक भारतीय राजनेता और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और कुछ प्रसिद्ध वाक्य अगर हम देखें तो वंदे मातरम का नारा दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, सरफरोशी की तमन्ना नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, सारे जहां से अच्छा का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न देखें तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो दादा भाई नौरोजी, उनके अन्य नाम अगर हम देखें तो उनका अन्य नाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। यह दादा भाई नौरोजी के अन्य नाम थे। और दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से संबंधित थे और 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1886, 1893, 1906 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। और दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न देखें तो किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित करके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। इसने भारत में पहली बार द्विसदनवाद और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखें तो किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1935 का भारत शासन अधिनियम। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का खाका भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। इस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1882 के हंटर आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी। इस आयोग को भारत में शिक्षा की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया था और भारत में अंग्रेजी की शुरुआत करने वाले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 का चार्टन अधिनियम भी पारित किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829 निषेध जैसे कुछ सामाजिक सुधार भी किए थे। अगला प्रश्न देखें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने समाज सेवा और सुधारों के लिए समर्पित लोगों का एक समूह बनाने के लिए की थी। अकाल राहत संघ संगठन सहकारिता और आदिवासियों और वंचितों के उत्थान के क्षेत्र में इस सोसाइटी ने सराहनीय कार्य किया था। अगला प्रश्न देखें तो ब्रिटिश द्वारा विकसित भारत रेलवे प्रणाली का मुख्य उद्देश्य किसके बीच यातायात को सुविधाजनक बनाना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कच्चे माल का स्रोत और उत्पादन केंद्र। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर और थाने के बीच चलाई गई थी। लेकिन रेल नेटवर्क बनाने का उद्देश्य भारत का विकास नहीं था। रेल नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना था, जैसे कच्चे माल के स्रोत और उत्पादन केंद्रों के बीच चैनल बनाना, दूर दराज के इलाकों में सेना भेजना और भारत से कच्चा माल इकट्ठा करना आदि। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सत्यार्थ प्रकाश या सत्य का प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी और यह 1875 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखें तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पहला एंग्लो सिख युद्ध सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1845 और 1846 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। सर हेनरी हार्डिंग 1844 से 48
इस युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य की आंशिक अधीनता हुई और ब्रिटिश आधिपत्य के तहत जम्मू और कश्मीर को एक अलग रियासत के रूप में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। हिंदू धर्म और भारतीय अधिकारों की रक्षा के उनके प्रयासों ने उन्हें यह उपाधि दिलाई थी। अगला प्रश्न देखें तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय डैश में स्थापित किए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1857 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न देखें तो उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, तो 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 1932 तक। अगला प्रश्न देखें तो कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों में बसता और कृषि भारत की आत्मा है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने अगस्त 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ भी लिखी थी। अगला प्रश्न देखें तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूरत में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अंग्रेजों ने साल 1613 में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। इस फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति ली थी। इससे पहले साल 1611 में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अपना पहला अस्थायी कारखाना खोला था। अगला प्रश्न देखें तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1757 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेनाओं से मुकाबला किया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न देखें तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हराया था। और इस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर कौन था, तो हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखें तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान के साथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को अंग्रेजों ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ की थी और इस संधि ने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को खत्म किया था। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल कौन थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम के प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखें तो कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अंग्रेजी वायसरायों में लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय थे जिनका कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न देखें तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेरठ से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध या 1857 के विद्रोह की शुरुआत
10 मई 1857 को मेरठ के सदर बाजार में हुई थी। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों ने किया था और इस विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने की थी। अगला प्रश्न देखें तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नील विद्रोह। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1857 के विद्रोह के बाद नील विद्रोह एक क्रांति थी। नील विद्रोह बंगाल में 1859-1860 ईस्वी में हुआ था और यह किसानों द्वारा ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह था। अगला प्रश्न देखें तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 20 फरवरी 1868 को शिशिर घोष और उनके भाई मोतीलाल घोष ने की थी। यह पत्रिका बंगाल प्रांत के जैसोर जिले के मगुरा गांव में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखें तो किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के समय। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लॉर्ड रिपन ने 1882 में निरस्त किया था और लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे। यह अधिनियम लॉर्ड लिटन ने 1878 में पारित किया था। अगला प्रश्न देखें तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिराव फुले। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो गुलामगिरी किताब के लेखक महात्मा ज्योतिराव फुले थे। उन्होंने इसे साल 1873 में प्रकाशित किया था और गुलामगिरी किताब में ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवाद पर कड़ा प्रहार किया है। उनका कहना है कि ब्राह्मणवाद की वजह से देश के शूद्र और अतिशूद्र आज भी बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से गुलाम हैं। अगला प्रश्न देखें तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1893 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो यूएसए में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया था। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या वर्तमान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो इंडियन होम रूल सोसाइटी किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1905 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इंडियन होम रूल सोसाइटी IHRS 1905 में लंदन में स्थापित एक भारतीय संगठन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में स्वशासन के कारण को बढ़ावा देना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही स्टैटिक जीके की वीडियोस के लिए। धन्यवाद।